तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता उभरी और उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में फैल गई। इसे ही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस प्राचीन सभ्यता की एक उल्लेखनीय विशेषता खुदाई स्थलों पर पाई गई असंख्य मूर्तियों, मोहरों, मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों आदि से प्रकट हुई ज्वलंत कल्पना और कलात्मक संवेदनाएं थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल शहरी नागरिक योजना के सबसे शुरुआती और बेहतरीन उदाहरणों में से हैं। सड़कों, घरों और जल निकासी प्रणालियों का नियोजित नेटवर्क उस समय के दौरान विकसित योजना और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनके पुरातात्विक निष्कर्ष हैं। रावी नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा बड़े मंच के साथ 6 अन्न भंडार की पंक्तियां, लिंगम और योनि के पत्थर के प्रतीक, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, तांबे का पैमाना और दर्पण, इसके अलावा कांस्य धातु से बनी हिरण की पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर का एक नर धड़ भी खुदाई में मिला है। सिंधु नदी पर वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, गढ़, विशाल स्नानागार, विशाल अन्न भंडार, दाह संस्कार के बाद दफनाना, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नृत्य करती हुई लड़की और पशुपति सील की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा मिली हैं। गुजरात में धौलावीरा से विशाल जल भंडार, अद्वितीय जल संचयन प्रणाली, स्टेडियम, बांध और तटबंध, एक विज्ञापन बोर्ड की तरह 10 बड़े आकार के संकेतों से युक्त शिलालेख मिले हैं। यह खोजा जाने वाला नवीनतम सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। गुजरात में लोथल, जिसको सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। नौसैनिक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थल एक गोदीखाना, चावल की भूसी, अग्निवेदियाँ, चित्रित जार, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृतियाँ, 45, 90 और मापने के उपकरण थे। 180 डिग्री के कोण पर अंतिम संस्कार के अवशेषों को दफनाने की प्रथा थी। हरियाणा की राखी गढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें मिली हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है। रोपड़ भारत के पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। अंडाकार गड्ढे में मानव के साथ दफनाया गया कुत्ता, तांबे की कुल्हाड़ी, स्वतंत्र भारत के प्रथम हड़प्पा स्थल में रोपड़, आज़ादी के बाद खुदाई की जाने वाली यह पहली साइट है। राजस्थान में बालाथल और कालीबंगा, चूड़ियों का कारखाना, खिलौनों की गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, सजी हुई ईंटें, गढ़ और निचला शहर, अग्निवेदी इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। गुजरात में सुरकोटड़ा, घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष सुरकोटड़ा से मिला है। हरियाणा में सूखी हुई सरस्वती नदी पर बनावली, खिलौना हल, जौ के दाने, लापिस लाजुली, अग्निवेदियाँ और अंडाकार आकार की बस्तियों वाला यह एकमात्र शहर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर, यह यमुना के तट पर स्थित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का यह सबसे पूर्वी स्थल है। प्रमुख निष्कर्ष तांबे से बने टूटे हुए ब्लेड, चीनी मिट्टी की वस्तुएं और एक कुंड पर कपड़े की छाप है। पाकिस्तान में मेहरगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। मिट्टी के बर्तन और तांबे के उपकरण यहाँ मिले हैं। चहूदड़ो, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का लैंकशायर कहा जाता है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। बिना गढ़ वाला एकमात्र सिंधु शहर है। मनके बनाने का कारखाना तथा लिपस्टिक का प्रयोग यहाँ पर पाया गया है। कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से टौर, बैल और मातृ देवी की मूर्तियाँ खुदाई में मिली हैं। सुक्ता गेंदोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यह पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। बालू, हरियाणा से विभिन्न पौधों के अवशेष मिले हैं तथा लहसुन के प्रारंभिक साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना गया है। यहाँ कांस्य रथ सहित कांस्य मूर्तियाँ खोजी गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय केरल नोधारो गुजरात में नमक का उत्पादन केंद्र था।
भट्टी का प्राचीनतम साक्ष्य कोटबाला पाकिस्तान से मिला है। मांड जो जम्मू कश्मीर में है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्रमुख स्थलों में मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, देसलपुर गुजरात, पाबूमठ गुजरात, रंगपुर गुजरात, शिकारपुर गुजरात, सनौली उत्तर प्रदेश, कुणाल हरियाणा, करणपुरा राजस्थान और गनेरीवाला पंजाब में स्थित हैं। 1921 ईस्वी तक यह माना जाता था कि महान प्राचीन सभ्यताएं केवल मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे स्थानों में ही विकसित हुई और समाप्त हो गई। 1921 की सर्दियों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी राखाल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के एक बौद्ध स्तूप के खंडरों की खुदाई करते समय कई परतों की खोज की। बैनर्जी की नज़र सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों पर पड़ी। इस खोज ने भारत के इतिहास को लगभग 2000 वर्ष पीछे धकेल दिया, जो ईसा से 5000 वर्ष पूर्व तक पहुंच गया। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े विभिन्न स्थलों पर खुदाई की गई। खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग अत्यधिक उन्नत शहरी जीवन जीते थे। मोहनजोदड़ो के लोगों को 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया था: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी और कारीगर, हाथ से काम करने वाले मजदूर। लोगों के भोजन में गौमांस, मटन, सुअर का मांस, मुर्गी पालन, कछुए शामिल थे, लेकिन गेहूं उनके भोजन का प्रमुख उत्पाद था। जौ और ताड़ खजूर भी परिचित थे। मछली का प्रयोग आमतौर पर किया जाता था। दूध का उपयोग किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि सब्जियां और फल ज्ञात थे, हालांकि इसका कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं है। सूती कपड़े आम उपयोग में थे, लेकिन ऊन का भी उपयोग किया जाता था। पोशाक साधारण थी। पुरुष एक शॉल का उपयोग करते थे जो बाएं कंधे के ऊपर और दाहिनी बाह के नीचे खींचा जाता था ताकि दाहिना हाथ खुला रहे, और बैठने की मुद्रा में यह पैरों तक आ जाता था। यह ऊपरी परिधान बनता था। निचला वस्त्र आधुनिक धोती जैसा था। पुरुष छोटी दाढ़ी और मूछें रखते थे और कभी कभी ऊपरी होंठ मुंडवा लिया जाता था। उनके बालों को पीछे की ओर कंघी किया गया था और या तो छोटा कर दिया गया था या सिर के शीर्ष पर एक गांठ में लपेटा गया था। आभूषण सभी वर्गों के पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाते थे। हार, पट्टियां, बाजूबंद, उंगली अंगूठियां और चूड़ियां दोनों पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी, और करधनी, नाक स्टड, झुमके और पायल केवल महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। अमीर लोग सोने, चांदी, हाथी दांत, फाइनेंस और अन्य अर्धकीमती पत्थरों के आभूषण बनाते थे। गरीबों के आभूषण तांबे, हड्डी, सीप और टेराकोटा के बने होते थे। लोग शौच और सौंदर्य प्रसाधन की कला जानते थे। खिलौने और मनोरंजन। मनोरंजन के बीच मार्बल्स और एक प्रकार का खेल जो मार्कर बोर्ड और पासे के टुकड़ों के साथ खेला जाता है और ड्रम की संगत में नृत्य किया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। शिकार और मछली पकड़ना भी एक पसंदीदा खेल बन गया। बच्चों के खिलौने विविध, रोचक और सरल थे। आमतौर पर वे पक्षियों, जानवरों, सीटी, झुंझुने, पुरुषों और महिलाओं के कच्चे मिट्टी के मॉडल भी थे। वहाँ पहिए वाली गाड़ियाँ और कुर्सियाँ भी थी। घरेलू वस्तुएं। सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात धातुएं सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा और कांस्य थी। समृद्ध किस्म के मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक से बनाए जाते थे और या तो सादे होते थे या लाल गेरू से रंगे होते थे। तांबे, कांस्य, चांदी और चीनी मिट्टी के बर्तन ज्ञात थे, हालांकि उनका उपयोग बहुत कम किया जाता था। घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुओं में पकी हुई मिट्टी से बनी तकली और तकली चक्कर, चीनी मिट्टी और सीप, हाथी दांत की हड्डी से बनी हुई सुई और कंघी का उल्लेख किया जा सकता है। तांबे और कांसे से बनी कुल्हाड़ियाँ, छेनी, आरी, चाकू, दराती, मछली के कांटे और छुरे। भार और मापन। लोग बड़ी संख्या में बाटों का उपयोग करते थे। इनमें रस्सियों से उठाए जाने वाले बड़े से लेकर जौहरियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बहुत छोटे तक शामिल थे। घनीय बाट सबसे आम थे।
निलंबित तांबे के पैन के साथ एक कांस्य पट्टी का उपयोग पैमाने के रूप में किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि दशमलव प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात थी। पाले गए पशु, उन्होंने कुबड़ वाले बैल, भैंस, सुअर, कुत्ते, हाथी और ऊंट जैसे जानवरों को पालतू बनाया। बैलों का उपयोग गाड़ियां खींचने के लिए किया जाता था। दवाइयाँ, लोगों की चिकित्सा का कुछ ज्ञान था। मवेशियों की हड्डियाँ, हिरण और मृग के सींग, मूंगा और नीम के पेड़ की पत्तियाँ मिली हैं। इन सभी में औषधीय गुण होते हैं। युद्ध के हथियार, लोग अधिकतर कुल्हाड़ी, भाले, खंजर, गदा और गोफन का प्रयोग करते थे। तलवारें, ढाले, हेलमेट या कोई अन्य रक्षात्मक हथियार उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। मोहरे अर्थात सील्स, 550 से अधिक मोहरें खोजी जा चुकी हैं। ये विभिन्न रंगों के पेस्ट पत्थर या स्टेटाइट से बने होते हैं। इनमें बैल, गेंडा, हाथी, मृग या उनके जैसे जानवरों की बेहतरीन नक्काशी की विशेषता है। गाय या घोड़े की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है। इस पर एक प्रकार का चित्रात्मक लेख खुदा हुआ है, लेकिन लेख अभी अस्पष्ट है। लोग किसी विशेष शब्द या वस्तु के लिए प्रत्येक चिन्ह को लिखने की चित्रात्मक प्रणाली से परिचित थे। व्यापार एवं वाणिज्य, वहाँ जो छोटे आकार की मोहरें मिली, संभवतः उनका उपयोग व्यापार के सिलसिले में किया जाता था। लोग भारत के अन्य हिस्सों के साथ साथ एशिया, मिस्र और क्रेते के देशों के साथ भी व्यापार करते थे। बदले में उन्होंने टिन, तांबा और कीमती पत्थर सुरक्षित किए। कला, शिल्प और मूर्तिकला, कुम्हार, बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, सुनार, जौहरी, हाथी दांत का काम करने वाले और पत्थर काटने वाले जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक वर्ग थे। घरों में कताई का अभ्यास स्वतंत्र रूप से किया जाता था। कुम्हार के पहिए और भट्टे में पकी हुई ईंटें तकनीकी ज्ञान में महान प्रगति का संकेत देती हैं। लोगों के पास उच्च कोटि का कलात्मक कौशल था। हड़प्पा में पाई गई कुछ पत्थर की छवियां ग्रीक मूर्तियों की उत्कृष्टता की याद दिलाती हैं और मूर्तिकार की कला में उच्च स्तर के विकास को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी के लोग अच्छे मूर्तिकार थे। डांसिंग गर्ल, नृत्यांगना की 11 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता की कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मुख्य पुजारी, यह 19 इंच ऊंची चूना पत्थर की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ जीवित पत्थर की मूर्तियों में से एक है। यह संभवतः उच्च पुजारी का प्रतिनिधित्व करता है और प्राचीन सिंधु लोगों की शारीरिक बनावट का कुछ अंदाजा देता है। दफन संस्कार, ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न दफन संस्कारों का प्रयोग संभवतः विभिन्न समूहों या जनजातियों द्वारा किया जाता रहा है। आमतौर पर दफनाने के तरीके थे पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह संस्कार के बाद राख को कभी कभी कलशों में रखा जाता था। अन्य समय में बिना जली हड्डियों को इकट्ठा करके जार में दबा दिया जाता था। धर्म, किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल को उजागर नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मातृदेवी, मिट्टी के बर्तनों, मोहरों और ताबीजों पर इस मातृदेवी की मूर्ति प्रकाश में आई है। लोग नारी ऊर्जा को सभी रचनाओं का स्रोत मानते हैं। इनके साथ ही एक पुरुष देवता की भी पूजा की जाती थी। मोहरों पर जंगली जानवरों से घिरी और सीधे ध्यान मुद्रा या योग मुद्रा में बैठे हुए चित्र दर्शाए गए हैं। भगवान शिव को महायोगिन माना जाता है और उन्हें पाशुपत या जानवरों का भगवान भी कहा जाता है। उनकी मुख्य विशेषताएं 3 आँखें, त्रिनेत्र और त्रिशूल हैं। शिव और शक्ति की पूजा के अलावा लोग जीववाद का भी पालन करते थे। इसका अर्थ है पत्थरों, पेड़ों और जानवरों की इस विश्वास के साथ पूजा करना कि उनमें अच्छी या बुरी आत्माओं का निवास है। पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था। भारत की शहरी सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती जुलती है, जहां 5000 साल पहले नियोजित शहरी टाउनशिप मौजूद थी। तब से प्राचीन भारतीय वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग का विकास जारी रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग महान निर्माता थे। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े विभिन्न स्थलों पर की गई खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग अत्यधिक उन्नत शहरी जीवन जीते थे। इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही सावधानी पूर्वक नगर नियोजन के मॉडल थे।
सभी मुख्य सड़कें ग्रिड पैटर्न में उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम तक सीधी रेखाओं में चलती थी और कुछ स्थानों पर प्रमुख सड़कें 30 फुट चौड़ी थी ताकि गाड़ियां बिना किसी कठिनाई के गुजर सकें। घरों के सामने के हिस्से को सावधानी से पंक्तिबद्ध किया गया था और किसी को भी अपने घर के सामने के हिस्से को इमारत की रेखाओं से आगे निकालने की अनुमति नहीं थी। वहाँ कोई संकरी सड़कें नहीं थी। यातायात के प्रवाह को आसान बनाने के लिए सड़क के कोनों पर बने घरों को थोड़ा गोलाकार बनाया गया था। प्रत्येक गली में जल निकासी के लिए पत्थरों से ढका हुआ एक छोटा जलमार्ग था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जुड़वा शहर उस केंद्रीय योजना के अनुसार विकसित हुए जिनकी कल्पना उनकी नींव में की गई थी। प्रभुत्व वाले शहरों की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी जिसमें उनकी अपनी जल और स्वच्छता प्रणाली और ईंटों से बने घरों की सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी। विस्तृत जल निकासी व्यवस्था शहर की एक अनूठी विशेषता थी। लगभग हर घर में एक कुआं, नालियां और आरामदायक बाथरूम होते थे जिसके लिए मिट्टी के बर्तनों के पाइप और पात्र बिछाए जाते थे जो उन्हें गटर की सड़क की नाली से जोड़ते थे। नियमित निरीक्षण और निकासी के लिए मुख्य नालियों में नियमित अंतराल पर मैनहोल उपलब्ध कराए गए थे। शहर काफी बड़े थे और कुशलता से पूरी तरह डिजाइन किए गए थे। आवास गृह कई थे और उनका आकार 2 कमरों वाली एक छोटी सी इमारत से लेकर 85 फीट के अग्रभाग और 97 फीट की गहराई वाली महलनुमा संरचना तक भिन्न था। बाहरी दीवारें 4 से 5 फीट मोटी थी। घर अच्छी तरह से पकी हुई आधुनिक दिखने वाली लाल ईंटों से सूखी मिट्टी के साथ सीमेंट से बनाए गए थे। घर बहुत सादे थे जिनमें संकीर्ण दरवाजे, सपाट छतें, कोई अलंकरण नहीं था और कोई खिड़कियां नहीं थी। अंदर उन्होंने उच्च स्तर का आराम प्रदान किया। उनमें से कई में विशाल शयन कक्ष, बैठक कक्ष और अतिथि कक्ष, एक स्नान घर, बहता पानी, एक मीठे पानी की टंकी और एक घिरा हुआ बगीचा था। बड़े घरों में से 2 या 2 से अधिक मंजिलें होती थी। वे पक्के फर्श, आंगन, ऊंचे चबूतरे वाली रसोई, उत्कृष्ट दरवाजे, खिड़कियां और संकीर्ण सीढ़ियों से सुसज्जित थे। आवास गृहों के अलावा विस्तृत संरचना और डिजाइन की कुछ विशाल इमारतें भी थी। कुछ प्रमुख बड़े स्तंभों वाले हॉल हैं। ऐसा माना जाता था कि वे महल, मंदिर या नगर पालिका या सार्वजनिक सभा हॉल रहे होंगे। बड़ी इमारतों में से विशाल अन्न भंडार सबसे उल्लेखनीय और हड़प्पा में खोजी गई सबसे बड़ी इमारत है। इसका माप 15.5 मीटर है। अनाज को फफूंदी लगने से बचाने के लिए प्राकृतिक वेंटिलेशन के पर्याप्त ज्ञान के साथ अन्न भंडार का निर्माण किया गया था। शहर की सबसे भव्य संरचना विशाल स्नानघर थी। इसमें केंद्र में एक बड़ा चतुर्भुज था जिसके चारों ओर गैलरी और कमरे थे जिनमें से कुछ में गर्म पानी से स्नान की व्यवस्था थी। पानी को 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पक्की छत वाली एक बड़ी नाली द्वारा बहाया जाता था। विशाल स्नानागार 60 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है और इसकी बाहरी दीवारें लगभग 2.6 मीटर मोटी हैं। चतुर्भुज के केंद्र में एक बड़ा तैराकी घेरा था जो 13 मीटर लंबा, 7.5 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा था। इसके दोनों छोर पर सीढ़ियां थी और पास के एक कमरे में स्थित एक कुएं से पानी मिलता था। हमें आधुनिक अहमदाबाद के पास स्थित लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का एक गोदीखाना भी मिला है। लोथल इंजीनियरों ने नौसैनिक व्यापार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक गोदी और एक गोदाम के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी। गोदी शहर के पूर्वी किनारे पर बनाई गई थी और पुरातत्वविदों द्वारा इसे उच्चतम क्रम की इंजीनियरिंग उपलब्धि के रूप में माना जाता है। गाद जमा होने से बचने के लिए इसे नदी की मुख्य धारा से दूर स्थित किया गया था, लेकिन यह उच्च ज्वार में जहाजों तक पहुंच भी प्रदान करता था। यह अनुमान लगाया जाता है कि लोथल इंजीनियरों ने ज्वारीय गतिविधियों और ईंट निर्मित संरचनाओं पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया क्योंकि दीवारें भट्टे में जली हुई ईंटों की हैं। इस ज्ञान ने उन्हें सबसे पहले लोथल के स्थान का चयन करने में भी सक्षम बनाया क्योंकि खंबात की खाड़ी में ज्वार का आयाम सबसे अधिक है और नदी के मुहाने में प्रवाह ज्वार के माध्यम से जहाजों को निकाला जा सकता है। इंजीनियरों ने एक समलंबाकार संरचना बनाई जिसकी उत्तर दक्षिण लंबाई औसतन 215 मीटर और पूर्व पश्चिम चौड़ाई
35 मीटर थी। गोदाम एक्रोपोलिस के करीब 3.5 मीटर ऊंचे मिट्टी के ईंटों के मंच पर बनाया गया था। इस प्रकार शासक गोदी और गोदाम पर एक साथ गतिविधि की निगरानी कर सकते थे। गोदाम के सामने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन था जिसकी अधिरचना पूरी तरह से गायब हो गई है। उनके पूरे समय में शहर को कई बाढ़ों और तूफानों से खुद को बचाना पड़ा। गोदी और शहर की परिधीय दीवारों का कुशलतापूर्वक रखरखाव किया गया। शहर के जोशीले पुनर्निर्माण ने व्यापार की वृद्धि और समृद्धि सुनिश्चित की। सभी निर्माण आग में सूखी ईंटों, चूने और रेत मोर्टार से किए गए थे, न कि धूप में सूखी ईंटों से, क्योंकि ईंटें 4000 वर्षों के बाद भी बरकरार हैं और मोर्टार बंधन के साथ एक दूसरे के साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। शहर को एक गढ़ या एक्रोपोलिस और एक निचले शहर में विभाजित किया गया था। शहर के शासक एक्रोपोलिस में रहते थे, जिसमें पक्के स्नानघर, भूमिगत और सतही नालियां, भट्टे में पकाई गई ईंटों से निर्मित और पीने योग्य पानी का कुआं था। निचले शहर को 2 सेक्टरों में विभाजित किया गया था। उत्तर दक्षिण मुख्य सड़क मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र थी। इनके दोनों ओर अमीर और सामान्य व्यापारियों और कारीगरों की दुकानें थी। आवासीय क्षेत्र बाजार के दोनों ओर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता और वैज्ञानिक सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से उच्चतम क्रम की इंजीनियरिंग उपलब्धि प्रदान करता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, प्राचीन विश्व के सबसे उन्नत शहरी समाजों में से एक थी। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फलने फूलने के कारण इसने वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल क्षेत्र को शामिल किया। यह सभ्यता परिपक्व हड़प्पा चरण के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसका पतन विद्वानों में बहस का विषय बना हुआ है। विभिन्न कारण इस समृद्ध सभ्यता के पतन के जिम्मेदार रहे होंगे। पर्यावरणीय कारक, जलवायु परिवर्तन। इस क्षेत्र को जलवायु पैटर्न में बदलाव का सामना करना पड़ा, जिसमें मानसून के पैटर्न में बदलाव और नदी के प्रवाह में उतार चढ़ाव शामिल हैं। कम वर्षा और उसके बाद के सूखे ने कृषि उत्पादकता को प्रभावित किया होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की आधारशिला थी। नदी प्रणाली में परिवर्तन। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मार्ग में परिवर्तन ने कृषि प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई प्रणालियों को बाधित किया हो सकता है। हमेशा से स्थिर रही नदी प्रणाली शायद अप्रत्याशित हो गई हो, जिससे जल प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। आर्थिक कारण, कृषि चुनौतियां। एकल फसल व्यवस्था, मुख्य रूप से गेहूं और जौ पर निर्भरता ने सभ्यता को जलवायु और पानी की उपलब्धता में उतार चढ़ाव के लिए कमजोर बना दिया होगा। गहन कृषि पद्धतियों के कारण मिट्टी का क्षरण कृषि पैदावार में गिरावट में योगदान दे सकता है। व्यापारिक व्यवधान। सिंधु घाटी सभ्यता अपने व्यापक व्यापार नेटवर्क के लिए जानी जाती थी, लेकिन संसाधनों और उत्पादकता में गिरावट से व्यापार मार्गों में व्यवधान और आर्थिक गिरावट हो सकती है। बाह्य दबाव, आक्रमण और संघर्ष। घुमंतु समूहों या पड़ोसी सभ्यताओं जैसे कि आर्यन प्रवास द्वारा बाहरी आक्रमणों की संभावना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में एक कारक के रूप में प्रस्तावित की गई है। प्राकृतिक आपदाएं। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इस क्षेत्र ने भूकंपीय गतिविधि का अनुभव किया और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटना ने बुनियादी ढांचे और सामाजिक व्यवस्था के पतन में योगदान दिया होगा। सभ्यता का परित्याग और विरासत। शहरी क्षय। सिंधु घाटी सभ्यता के कई शहरी केंद्र बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक भवनों के क्षय के साथ क्रमिक परित्याग का संकेत देते हैं। विरासत और निरंतरता। पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पहलू आज भी बने हुए हैं, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में बाद की संस्कृतियों को प्रभावित किया है। यदि आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।